सुबह के 10 बजे मैं अपनी पूरी यूनिट के साथ राउंड के लिए वार्ड में था। वार्ड ठसाठस भरा था। जूनियर डॉक्टर हिस्ट्री सुनाते जा रहे थे। मैं जल्दी जल्दी कुछ मुख्य बिंदुओं का मुआयना कर इलाज और जांचें बताता जा रहा था। अगले मरीज के पास पहुंचकर जूनियर डॉक्टर ने बोलना शुरू किया। सर, इन बुजुर्ग की उम्र 65 वर्ष है। इन्हें लकवा मार गया है। तभी बेड पर लेटा वृद्ध मरीज बोल पड़ा, ओए पुत्र, तू मुझे भूल गया क्या? बड़ा बुरा लगा मुझे। न जाने यह कौन है। नमस्कार वगैरह करने के बजाय मुझ जैसे सीनियर व मशहूर चिकित्सक को पुत्र कहकर पुकार रहा है। मेरे चेहरे के बदलते भाव देखकर जूनियर डॉक्टर भी चुप हो गया था। क्या बात है बेटे, तुम भी बदल गए। तुम हो यहाँ, यह सोचकर मैं इस अस्पताल में आया और तुमने मुझे पहचाना तक नहीं। मुझे उसका बार बार तुम कहकर बुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे कान तो आप, सर और ग्रेट जैसे शब्द सुनने के आदी हो गए थे। कोई इस अस्पताल में मुझे तुम कहकर संबोधित करेगा, यह मेरी कल्पना के बाहर था। वह भी भरे वार्ड में और लेटे लेटे। चलो मान लिया कि इसे लकवा मार गया है, एकदम बैठ नहीं सकता है, लेकिन बैठने का उपक्रम तो कर सकता है। शहर ही क्या, आसपास के प्रदेशों से लोग आते हैं, 4-4 दिन शहर में पड़े रहते हैं कि मैं एक बार उनसे बात कर लूं, उन्हें देख लूं। मैं अस्पताल में जहां से गुजरता हूं, लोग गलियारे की दीवारों से चिपक कर खड़े हो जाते हैं मुझे रास्ता देने के लिए। बाजार में किसी दुकान में जाऊं तो दुकान वाला अपने को धन्य समझता है और यह बुढ़ा। मेरे दांत भिज रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से अपने जज्बातों पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था। कौन है यह बंदा? न जाने आगे क्या क्या बोलने लगे। यह सोचकर मैंने अपने जूनियर डॉक्टर से कहा, इसे साइड रूम में लाओ। साइड रूम वार्ड का वह कमरा था जहां मैं मेडिकल छात्रों की क्लिनिकल क्लास लेता हूं। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरे जूनियर्स मेरे पीछे खड़े हो गए। व्हील चेयर पर बैठाकर उसे कमरे में लाया गया। उसकी आंखें मुझसे मिली। इस बार वह कुछ नहीं बोला। उसने अपनी आंखें फेर लीं, लेकिन इसके पहले ही मैं उसकी आंखें पढ़ चुका था। उनमें डर था कि अगर कुछ गड़बड़ की तो मैं उसे देखे बगैर ही न चला जाऊं। मेरे मन की तपिश अब कुछ ठंडी हुई। सामने वाले की आंखें आपके सामने आने से डर से फैल जाती हैं तो आपको अपनी फैलती सत्ता का एहसास होता है। आपके बड़े होने का, शक्तिमान होने का सबसे बड़ा सबूत होता है आपको देख सामने वाले की आंखों में आने वाला डर। इसने मेरी सत्ता स्वीकार कर ली। यह देख मेरे तेवर कुछ नरम पड़ गए। तभी उसने फिर आंखें उठाई, मेरी ओर एक दृष्टि डाली। एक विचित्र सी शून्यता थी उसमें, मानो वह मुझे नहीं, मुझसे परे कहीं देख रही हो। और अचानक मैं उसे पहचान गया। वे तो मेरे एक सीनियर के पिता थे। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, इतने सक्षम होते हुए भी यहाँ इस अस्पताल के जनरल वार्ड में? आज से 15 वर्ष पूर्व जब मैं इस शहर में आया था तो मेरे इस मित्र के परिवार ने मेरी बहुत सहायता की थी। यूँ कहें कि उन्होंने ही मेरे नाम का ढिंढोरा पीट पीट कर मेरी प्रैक्टिस शहर में जमाई थी। उस दौरान कई बार मैं इनके बंगले पर भी गया। बीतते समय के साथ मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन इनके पुत्र से यानी मेरे सीनियर से तो मुलाकात होती रहती है। उनकी प्रैक्टिस तो बढ़िया चल रही थी। फिर ये यहाँ इस फटे हाल में जनरल वार्ड में। अचानक मेरे अंदर कुछ भरभरा कर टूट गया। मैं बोला, पापा जी आप? हाँ पुत्र। माफ़ करना पापा जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। ओए कोई गल नहीं पुत्र। यह कब हुआ पापा जी? उनके लकवाग्रस्त अंग को इंगित करते हुए मैं बोला। सर, मेरा जूनियर मुझे उनकी हिस्ट्री सुनाने लगा। मैंने उसे रोका और पापा जी की ओर इशारा करके फिर पूछा, यह कब हुआ पापा जी? 3 साल हो गए पुत्र। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा तो मैंने कई बार, लेकिन कोई मुझे लाया ही नहीं। अब मैं आज़ाद हो गया तो खुद तुझे ढूंढता हुआ आ गया यहाँ। आज़ाद हो गया का क्या मतलब? मेरा मन व्याकुल हो गया था। सफ़ेद कोट के वजन से दबा आदमी बेचैन होकर खड़ा होना चाहता था। पुत्र, तुम तो इतने सालों में कभी घर आ ही नहीं पाए। जब तक सरदारनी थी उसने घर जोड़ रखा था। वह गई और सब बच्चों का असली चेहरा सामने आ गया। मेरे पास 6 ट्रक थे, एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान, इतना बड़ा बंगला। पुत्र, तुमको मालूम है, मैं तो था ट्रक ड्राइवर। खुद ट्रक चला चलाकर दिन रात एक करके मैंने अपना काम जमाया। पंजाब में ज़मीन भी खरीदी कि अपने बुढ़ापे में वापस अपनी ज़मीन पर चला जाऊंगा।
मैं तो रहा अंगूठा छाप, पर मैंने ठान लिया था कि बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा। बड़े वाले ने तो जल्दी पढ़ना छोड़कर दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई गल नहीं, दूजे को डॉक्टर बनाऊंगा। वह पढ़ने में अच्छा था, बोलने में भी बहुत अच्छा। उसको ट्रक दुकान से दूर मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करके पढ़ाया। हमारे पास खाने को नहीं होता था। उस समय मैंने उसे पढ़ने बाहर भेजा था। ट्रक का क्या है, उसके आगे की 5 साल की पढ़ाई में मैंने 2 ट्रक बेच दिए। वह वापस आया, अच्छा काम भी करने लगा। लेकिन इनकी माँ गई कि जाने सबको क्या हो गया। शायद मेरी पंजाब की ज़मीन के कारण। पंजाब की ज़मीन के कारण पापा जी? हाँ पुत्र, मैंने सोचा कि अब सब यहीं रह रहे हैं तो पंजाब की ज़मीन पड़ी रहने का क्या फ़ायदा। सो मैंने वह दान कर दी। आपने ज़मीन दान कर दी? हाँ, एक अस्पताल बनाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन मैंने दान कर दी। लेकिन आपके पास तो रुपयों की कमी थी। आप ट्रक बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। दान करने के बजाय बेच देते ज़मीन तो ठीक नहीं रहता। अरे नहीं पुत्र, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही मेरी ज़मीन जायदाद थे। वह ज़मीन गांव वालों के काम आए, ऐसी इच्छा थी मेरी। मैंने तो कई बार डॉक्टर बेटे से कहा भी कि चल गांव चल, वहीं अपनी ज़मीन पर बने अस्पताल पर काम कर। लेकिन आजकल की ऊंची पढ़ाई की यह खासियत है कि जितना आप ज़्यादा पढ़ते जाते हैं, उतना आप अपनी ज़मीन से दूर और विदेशी ज़मीन के पास होते जाते हैं। बाहर पढ़कर इनका लड़का, मेरा सीनियर, वापस इंदौर लौट आया था। यही बहुत आश्चर्य की बात थी। उसने गांव जाने की बात पर क्या कहा होगा, मैं सुनना नहीं चाहता था। शायद मेरी कोई रग दुखने लगे, इसलिए मैंने उनकी बात काट दी। क्या आपने सबसे पूछकर, सलाह करके ज़मीन दान करने का निर्णय लिया था? मैंने प्रश्न दागा। पूछना क्यों, मेरी कमाई की ज़मीन थी। उनकी माँ और मैं कई बार मुंबई दिल्ली के अस्पतालों में गए अपने इसी लड़के से मिलने। वहाँ हमने देखा कि गांव से आए लोग किस कदर परेशान होते हैं। शहर के लोग उन्हें कितनी हीन भावना से देखते हैं, मानो वे कोई पिस्सू हों जो गांव से आ गए शहरी अस्पतालों को चूसने। मजबूर गांव वाले पूरा पैसा देकर भी, कई बार ज़्यादा पैसा देकर भी भिखारियों की तरह बड़े-बड़े अस्पतालों के सामने फुटपाथों पर कई-कई रात पड़े रहते हैं। तभी उनकी माँ ने यह कह दिया था, अपनी गांव की ज़मीन पर अस्पताल बनेगा। यह बात उसने कई बार परिवार वालों के सामने भी कही थी। वह चली गई, लड़कों को लगा उसके साथ उसकी बात भी चली गई। पर तू कह पुत्र, मैं अपना कॉल तोड़ देता तो क्या ठीक होता? नहीं पापा जी, मैंने बोला भी डॉक्टर बेटे को कि चल गांव की ज़मीन पर अस्पताल बनाकर वहीं रहे, पर वह नहीं माना। पापा जी की आंखों में तेज चमक आ गई थी। वे आगे बोले, मुझे अपना कॉल पूरा करना था पुत्र, सो मैंने ज़मीन दान कर दी एक ट्रस्ट को, और उसने वहाँ एक अस्पताल भी बना दिया है। इस दौरान पापा जी कुछ देर को अपना लकवा भी भूल गए थे। उत्तेजना में वे अपना लकवाग्रस्त हाथ भी उठाए जा रहे थे। मैं अपने जूनियर से बोला, इस तरह की हरकत लकवाग्रस्त अंग में कई बार दिखती है। इसे एसोसिएट मूवमेंट कहते हैं। ब्रेन में इस तरह की क्रिया को करने वाली तंत्रिकाएं लकवे में भी अछूड़ रहती हैं। हाँ फिर क्या हुआ? पापा जी को देखते हुए मैंने पूछा। होना क्या था पुत्र, सब लोग मिलकर मुझे बहुत सताने लगे। जो बहुएं मेरी दिन रात सेवा करती थीं, वे मुझे एक गिलास पानी देने में भी आनाकानी करने लगीं। परिवार वालों ने अफवाह फैला दी कि पापा जी तो पागल हो गए हैं, शराबी हो गए हैं। सब भाई एक होकर मेरे पीछे ही पड़ गए बंटवारे के वास्ते। परेशान होकर मैंने बंटवारा कर दिया, दुकान ट्रक बड़े वाले को, घर की जायदाद बाकी लोगों को। बंटवारे के तुरंत बाद डॉक्टर बेटा घर छोड़कर अलग चला गया। इसी दौरान मुझे लकवा मार गया। डॉक्टर बेटा एक दिन भी मुझे देखने नहीं आया। मेरी दवा लाकर देने में सबको मौत आती थी। मैं कसरत करने के लिए जिस जगह जाता था, वहाँ मुझे एक वृद्धाश्रम का पता चला। आप वृद्धाश्रम चले गए? हाँ पुत्र, अब 1 साल से मैं आश्रम में ही रह रहा हूँ। सरदारनी को शायद मालूम था, माँ अपने बच्चों को अंदर से पहचानती है। एक ट्रक बेचकर उसके 3 लाख रुपए उसने मुझसे ब्याज पर चढ़वा दिए थे कि बुढ़ापे में काम आएंगे। आज उसी ब्याज से सारा काम चल रहा है। आपके बच्चे आपको लेने नहीं आए? लेने तो दूर पुत्र, हाल पूछने को फ़ोन भी नहीं आता। उनसे मेरा मोबाइल नंबर गुम हो गया होगा
यह सोचकर मैं चुप पड़ा रहता हूँ। अब मुझे मैं उनसे आज़ाद हो गया का मतलब कुछ-कुछ समझ आ रहा था। जिस दिन पापा जी से बात हुई, उसी शाम को मैंने उनके लड़के से बात की। उनको पापा जी का हाल बताया और समझाया कि कुछ भी हो, उन्हें पापा जी को वापस घर लाना चाहिए। एक ने तो इस बारे में बात करने से मना कर दिया, जबकि दूसरा लड़का भड़क उठा। उसका कहना था, पापा जी को हम हमेशा अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन वे ही पागल हो गए। आखिर आप ही बताओ डॉक्टर साहब, इतने बड़े लड़के पर हाथ उठाएं या बुरी-बुरी गालियां दें, तो वह लड़का क्या करे? दवाओं व उपचार से पापा जी कुछ ठीक हुए, थोड़ा चलने लगे। काफ़ी समय तक हर 1-2 महीने में मुझे दिखाने आते रहे। फिर उनका आना बंद हो गया। समय बीतता गया, पापा जी नहीं आए तो मैं समझा सब ठीक हो गया। 1-2 बार फ़ोन किया तो बहुत खुशी हुई यह जानकर कि वे अपने घर चले गए हैं। कई माह बाद पापा जी वापस आए। इस बार उनका एक लड़का साथ था। पापा जी अपना बायां पैर घसीटते हुए अंदर घुसे। न तो उन्होंने चहककर पुत्र कहा और न ही मुझसे नजरें मिलाईं। वे चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए, एकदम शांत। पापा जी चंगे हो गए अब तो। वातावरण सहज करने की गरज से मैं हल्का ठहाका लगाते हुए बोला। हाँ, संक्षिप्त सा जवाब आया मुरझाए होठों के बीच से। गर्दन पापा जी की तरफ झुकाते हुए मैंने पूछा, पापा जी सब ठीक तो है? पतझड़ के झड़े पत्ते हवा से हिलते तो खूब हैं, पर हमेशा एक घुटी-घुटी आवाज निकाल पाते हैं, खड़खड़ की। वैसे ही पापा जी के मुरझाए होंठ तेजी से हिले, पर आवाज निकली सिर्फ हाँ। पापा जी लड़के के सामने बात नहीं कर रहे थे, सो मेरे कहने पर वह भारी पांव से बाहर चला गया। चलो पापा जी, अच्छा हुआ, मेरे फोन करने से वह आपको घर तो ले आया। लेकिन आप पहले से ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। पापा जी कुछ बोले नहीं। उनकी आंखों में फिर से एक डर था, पर इस डर को देखकर मैं पहली बार की तरह गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा था। एक अनजान भय से मेरी धड़कनें रुकने लगी थीं। पापा जी रो रहे थे। बोलना शायद पापा जी के लिए संभव नहीं था। वे मुड़े और पीठ मेरी तरफ कर दी। कुर्ता उठा तो मैं एकदम सकपका गया। उनकी खाल जगह-जगह से उधड़ी हुई थी। कुछ निशान पुराने थे और कुछ एकदम ताजे। शायद यहाँ लाने से ठीक पहले के हों। यह क्या है पापा जी? पुत्र तूने फ़ोन किया, ठीक किया, लेकिन यह क्यों बता दिया कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं? मैंने पूछा, पापा जी अब रुपए कहाँ हैं? यह मैं तुझे ही बताऊंगा पुत्र जी। पुत्र मुझे बचा लो, ओए पुत्र जी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पापा जी फूट-फूट कर रो रहे थे। मेरे कान के पर्दे सुन्न हो गए थे। आगे मैं कुछ नहीं सुन पा रहा था, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।